हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की टॉप 5 करंट अफेयर्स की न्यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली न्यूज़ कौन सी है। तो नीति आयोग ने ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना आपको, इसी में से दो प्रश्न आ गए, मतलब दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न कि वोकल फॉर लोकल जो है, इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस पहल की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि क्यों पहल की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा इसकी? तो इसलिए शुरू की गई है ताकि उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को क्या किया जाए, तो बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, ये जो पहल है वो आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। जो वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम है ना, ठीक है, ये किसके तहत शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर आप इसका उद्देश्य देखिएगा तो आकांक्षी ब्लॉक्स के लोगों के बीच में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सतत समृद्धि और समृद्धि की ओर प्रेरित करना। अगर आप ओवरऑल इसका ये देखिएगा, कंक्लूज़न देखिएगा, आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही ये। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पूछा जा सकता है कि वोकल फॉर लोकल पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग। या फिर पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना। बट आप इसको मेंस में कहाँ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें दोनों साथ में लेके चलना है ना। तो अगर मेंस में आप देखो, अगर पूछा जाए कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या तरीका को अपना रहा है, तो आप उसमें एक ये वाला शब्द भी लिख सकते हैं, वोकल फॉर लोकल वाला जो है 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी है आपका इस बार बीपीएससी में, इस बार क्या है, ये 68 से ही देख रहे हो आप, सिलेबस चेंज हुआ है तो ऐसे को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमें क्या करना है? कंटेंट इकट्ठे करने हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम चर्चा में है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आरंभ हुआ था कब? इसे भी आरंभ किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कब? 2023 में। एक्चुअली आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रोग्रेस को देखते हुए, उसके अचीवमेंट को देखते हुए नीति आयोग ने क्या स्टार्ट किया? तो आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम को स्टार्ट किया। इसका फोकस क्या होता है? किसका? तो आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम का, कि इसके तहत भारत के सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक्स में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन व्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान दिया जाए। अब आप देखो, इसमें भी, इस कार्यक्रम में भी फोकस कहाँ पे किया गया है? जो दुर्गम इलाके हैं या फिर अपेक्षाकृत अविकसित इलाका है, ब्लॉक्स है, उसको विकसित करने के लिए इस प्रोग्राम को अपनाया गया है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, डेवलप करने के लिए ये आपको क्या करना है? आंसर्स में डालना है। ठीक है, इसमें कवरेज कितना होगा? तो ये प्रीलिम्स के लिए है। ये ऊपर वाला जो फोकस वाला पॉइंट था ये मेंस में यूज़ कर सकते हो, और ये वाला पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कवरेज कितना है इसमें। 27 राज्य और 4 यूटी से 500 ब्लॉक्स को चुना गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कितने ब्लॉक्स का चयन किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 500 ब्लॉक्स का चयन किया गया है। अगर और डीप जाएंगे तो पूछेंगे कितने स्टेट है इसमें और कितने यूनियन टेरिटरी से 500 ब्लॉक्स का चयन किया गया है। तो 27 स्टेट है और 4 यूनियन टेरिटरी है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम जो है वो प्रेरित हुआ था आकांक्षी जिला कार्यक्रम से, तो थोड़ा सा हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। क्या? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? 2023 में। ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में देखिएगा तो शुरुआत में इसमें देश भर में 112 सबसे अविकसित जिलों को शामिल किया गया। हमेशा मैं बोलती हूँ कंपैरिजन करके पढ़ना है। ठीक है, आपका जो
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, ठीक है, इसके तहत 500 ब्लॉक्स का चयन किया गया। और जो आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसके तहत आरंभ में 112 जिलों का चयन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है। ये इकोनॉमी का सेक्शन है, ठीक है। मैं इकोनॉमी में आपको ये वाला टॉपिक जो है, जो हमारा 5 मिनट का प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें कंप्लीट करवा दूंगी मैं आपको ये कि यूएनडीपी जो है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, क्या संकेत होते हैं इसके, तो वो हम 2 मिनट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो क्या होता है, ये मानव विकास रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है। इसका शीर्षक क्या है इस बार का? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई है ये। इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। क्या है, फिर से हम देखेंगे। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये मानव विकास रिपोर्ट का क्या है? तो इस बार का शीर्षक है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये? प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो, इसके जो इंडेक्स है उस पर थोड़ा नज़र डालिएगा आप, ठीक है। तो इसका जो संकेतक होता है ना, वो किस किस चीज़ पे आधारित होता है इंडेक्स का? तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा, एवरेज एजुकेशन लेवल, शिक्षा को देखा जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीएनपी पर कैपिटा, ठीक है। ये 3 क्या है? तो संकेतक है किस चीज़ के? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। अगर आप बात करो कि जो 2023-24 में देशों का प्रदर्शन देखोगे, जो यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया, एचडीआई को, इसमें अगर आप प्रदर्शन देखिएगा तो हमारी भारत की रैंकिंग कितनी है? 134वीं रैंकिंग है हमारी भारत की। कितने देशों में? तो 193 देशों में हमारा भारत जो है वो कितने स्थान पे है? तो वो 134वें स्थान पे है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रथम स्थान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा भारत जो है, ठीक है, हमने अपने भारत की रैंकिंग देख ली और प्रथम रैंक पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। अब देखिए, इस रिपोर्ट ने ना कुछ सिफारिश की है, ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो मेंस में। क्या सिफारिश की है? ठीक है, इसने सिफारिश की है कि समान मानव विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में अधिक समानता लाने हेतु डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? अगर हमें मानव विकास करना है समान रूप से, तो हमें नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में अधिक इक्वलिटी लाना होगा, ठीक है। और इस इक्वलिटी को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक गुड्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये नया कीवर्ड्स है आपके सामने। यूपीएससी ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, वो कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ लेती है। पब्लिक गुड्स बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पे पब्लिक गुड्स बोलने का मतलब है जो बिना किसी को वंचित किए सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो। ऐसा नहीं हो कि इस वर्ग को वंचित कर दिया है और फलाने वर्ग को दिया जा रहा है, नहीं। जो डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स है, उसका मतलब क्या है कि किसी को भी वंचित किए बिना सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ये आपके लिए एक नया कीवर्ड है आज का। अगली न्यूज़ को देखेंगे हम, जो कि है डेरियन गैप के बारे में, ठीक है। ये डेरियन गैप क्यों चर्चा में है? तो देखिएगा, ये गैप जो है वो अवैध अप्रवासन के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज़ी से सीमा पार करने वाला मार्ग के रूप में उभरा है। ये इसलिए न्यूज़ में है ना, क्योंकि इस गैप से क्या हो रहा है? अवैध अप्रवासन के लिए ना बहुत तेज़ी से ये ना उभर के रूप में आ रहा है सामने। देखिएगा, ये पनामा और कोलंबिया, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है डेरियन गैप। जैसे दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में गैर कानूनी रूप से प्रवेश करने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, डेरियन गैप का यूज़ जो है साउथ अमेरिका से, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तक प्रवेश करने के लिए अवैध रूप से इस मार्ग का यूज़ किया जाता है। अगर आप
डेरियन गैप के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिएगा तो देखिएगा यह गैप जो है उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को जोड़ती है। देखिए इसको मैंने मैप को लगाने के पीछे का एक ही उद्देश्य होता है कि आप देखो और आपको एक बार में ही याद हो जाए। जैसे कि देखिए ये जो है दक्षिणी पनामा और उत्तरी कोलंबिया को क्या करता है तो जोड़ता है। कौन? तो डेरियन गैप। अब ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए डेरियन गैप जो है वो किनको जोड़ती है, तो आप इजीली बता सकते हो दक्षिणी पनामा को उत्तरी पनामा से जो है डेरियन गैप क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये इरेज कर देंगे तो दिखेगा कि यहाँ पे पारामिलो नेशनल पार्क भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पनामा स्थल जो है, ये पनामा जो है वो स्थल संधि का हिस्सा है। यह एक उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल, क्लाउड फॉरेस्ट वनस्पति के साथ कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियाँ मौजूद है। ये आपसे पूछने की संभावना है प्रीलिम्स में, लेकिन कम है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसको जोड़ती है, और दूसरा कहाँ से कहाँ इसका अवैध प्रवासन जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। अब आगे आते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जियो हेरिटेज स्थल। ये क्या है तो देखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जियो हेरिटेज स्थल पांडवुला गुट्टालू के संरक्षण पर बल दिया है। ठीक है, किस पे बल दिया है तो पांडवुला गुट्टालू। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि पांडवुला गुट्टालू जो है वो चर्चा में आ गया। ठीक है, ये इमेज है इसकी, चर्चा में आ गया तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं कि बताइए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। अगर वो स्टेट पूछे तो आप तेलंगाना बताना, लेकिन और डीप में जाएंगे तो वो जगह का नाम पूछ सकते हैं कि किस जिले में है, तो जयशंकर भूपालपल्ली जिला में। तो जो पांडवुला गुट्टालू है वो कहाँ पर अवस्थित है, वो अवस्थित है जयशंकर भूपालपल्ली जिले में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है तो तेलंगाना में है। पांडवुला गुट्टालू में हरे, लाल, पीले और सफ़ेद रंगों से चित्रित प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मौजूद है। ठीक है, अब आप देखो ये हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये जो पांडवुला गुट्टालू है ना, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का और सफ़ेद रंगों से चित्रित प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मौजूद है। क्योंकि आप पढ़ोगे, जब इतिहास को पढ़िएगा तो आप देखिएगा इसको अध्ययन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र का मतलब क्या है। यह जो स्थल है, कौन सा स्थल, तो पांडवुला गुट्टालू, ये हिमालय से भी पुराना है। आप समझ लीजिए कितना पुराना ये जो है संरचना है। अगला देखिए डिजीज़ के बारे में है। ठीक है, लाइम डिजीज़, ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें इस तरीके का प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एर्नाकुलम जिला कहाँ है तो केरला में है। एर्नाकुलम जिले में लाइम डिजीज़ का एक मामला सामने आया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हाल में ही कहाँ से लाइम डिजीज़ का एक मामला सामने आया है, तो एर्नाकुलम जिले से। ये VVI है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये बोरेलिया बर्गोडफेरी और बोरेलिया मेयोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो लाइम डिजीज़ किस जीवाणु के कारण होता है तो बोरेलिया बर्गोडफेरी और बोरेलिया मेयोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। अब ये किसके काटने से होता है तो डियर टिक्स के काटने से। इम्पॉर्टेंट है, जो लाइम डिजीज़ है वो किसके काटने से होता है, ये कीड़ा देख रहे हो ना, इस डियर टिक्स के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है तो लाइम डिजीज़ हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है, कैसे इससे निदान पाया जाए, तो डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स नामक दवा देके जो है लाइम डिजीज़ से निदान पाया जा सकता है। और इसके प्रभावी क्षेत्र, मतलब इसका अगर मुख्य प्रभावी क्षेत्र देखिएगा तो कौन कौन सा है, USA है, यूरोप है और एशिया के कुछ भाग है। इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, जैसे ये काटेगा, ठीक है, उसके 3 से 30 दिनों के बीच में आपको कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे, फीवर का, हेडेक का, फैटीग का, इरेगुलर हार्ट बीट का,
ठीक है, डिजीज़ का, बर्ड्स आइज़ का, तो ये सारा आपको क्या दिखने लगता है, तो लाइम डिजीज़ का सिम्टम्स आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारे चीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये काट के चला गया है। कौन? तो डियर टिक्स। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ था वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, और कमेंट कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, आपके कमेंट करने से हमें जो है पता चलता है कि हमारा जो प्रयास है वो किस दिशा में जा रहा है। आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आज आप लोग से ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत करना चाहते हो। आज मैं चाहती हूँ कि आज का जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग तैयार कीजिए। और आप लोग का आज होमवर्क है, आप समझिए, ठीक है, आपकी होमवर्क है। आज आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है, आज आपको क्वेश्चन तैयार करना है कमेंट सेक्शन में आज के करंट अफेयर से। देखते हैं कितने एस्पिरेंट जो है डेडिकेट होके इस काम को करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।